आज के इस नए सेशन में सभी विशिष्ट शिक्षकों को जो लोग सक्षमता 1 या सक्षमता 2 के द्वारा विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उन सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक जो हैं इस चीज़ से परेशान है कि उन्होंने टोटल ईपीएफ में 52 महीने का अंशदान दिया हुआ है। 52 से 53 जो सितंबर 2020 से आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा था 1800 रुपये और 1800 गवर्नमेंट के द्वारा डिडक्ट किया हो रहा था। लेकिन जो आपका स्थानीय जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, वो आपकी ईपीएफ अकाउंट में पैसा नहीं जमा किया है। किसी का 15 महीने का बकाया है, किसी के 30 महीने का बकाया है, किसी के 4 महीने का बकाया है, किसी के 5 महीने के। हर टीचर का कुछ ना कुछ रुपए बकाया है कि डिपार्टमेंट इसको कब जमा करेगा। अब जो क्या है, जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो लोग भी ईपीएफ एक्सपर्ट से क्लेम करा रहे हैं, जब ईपीएफ एक्सपर्ट से क्लेम करने के बाद क्या वो लोग क्या प्रोसेस करते हैं आपकी बैलेंस एडिंग के लिए। और जब बैलेंस एडिंग के लिए प्रोसेस करते हैं तो उससे ईपीएफ पे दबाव बन रहा है। और ईपीएफ जब दबाव क्या बना रहा है, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट पे दबाव बन रहा है। तो इससे संबंधित न्यूज है कि आज की बकाया राशि जो है, जैसे थंबनेल पे जमा होगा, कब तक जमा होगा, क्या है प्रोसीजर, सभी बिंदु पे चर्चा करेंगे। तब तक हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, आज का ये न्यूज है कि शिक्षकों का ईपीएफ अंशदान 15 दिनों में करा दे जमा। ये शिक्षा विभाग के एसीएस को लिखा गया है ईपीएफ ऑफिस के द्वारा। इसको न्यूज़ से बताने से पहले हम ये चीज़ समझ लेंगे कि आपका कितना राशि जमा है, कैसे क्या सारी प्रोसेस पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि उसमें इस एक्चुअल में इस लेटर में है क्या, ये लेटर क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या। देखिए, होता क्या है कि जब आप सितंबर 2020 से जब ईपीएफ में थे तब से लेकर आज तक जो है आपके वेतन से जो है सैलरी से 1800 रुपये काटी जाती थी, जो कि कर्मचारी शेयर के रूप में। देखिए, कर्मचारी शेयर के रूप में 1800 रुपये आपका जमा किया जाता था। देखिए, ये 1800 रुपये जमा किया जाता था। उसके बाद जो है बाकी के 1800 रुपये जो गवर्नमेंट जमा करती थी उसमें से 550 रुपये एम्प्लॉयर शेयर में और 1250 रुपये जो है पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा किया जाता था। क्लियर। और यही दोनों जो ऐड करके लगभग 2350 रुपये का हमेशा आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। अब ये जो अगर देखेंगे इन चीज़ों को तो आप यहीं पे देखिए, ये जो व्यक्ति हैं इनके ईपीएफ अकाउंट में देखने के यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इनके ईपीएफ अकाउंट में अगर हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनके ईपीएफ अकाउंट में जो देखिए टोटल अगर हम देखते हैं राशि, तो देखिए इनके अकाउंट में 1,08,000 एम्प्लॉय फंड में, 34,344 एम्प्लॉयर फंड में और 65,000 रुपये जो है पेंशन फंड में जमा है। वही एक दूसरा अकाउंट में दिखाता हूँ। देखिए, अगर किसी दूसरे के अकाउंट में एक दिखाऊं तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे इनका 1,01,000 है, जहाँ पे उनका 1,08,000 था, जहाँ पे 34,000 था इनका 30,000 है, जहाँ पे उनका 65,000 था यहाँ पे 62,000 है। चलिए और भी दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे अगर यहाँ पे इन चीज़ों को दिखाएंगे तो इन व्यक्ति का जहाँ पे वो 1,08,000 था यहाँ पे 82,000 है, जहाँ 34,000 था 25,000 है और जहाँ पे 65,000 था 50,000 रुपये। तो आखिर जो ये चीज़ें हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना रुपया अकाउंट में जमा है, कितना डिपार्टमेंट द्वारा नहीं जमा किया गया है। तो इन चीज़ों का सबसे बेस्ट कैलकुलेशन क्या है, ज़रा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए आपकी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो सितंबर 2020 से ईपीएफ में कट रहा है। तो अगर मैं 2020 की बात करता हूँ, अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 2020 में देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टोटल कितने मंथ्स हुए, 4 मंथ्स हुए। और फिर 2021, 22, 23, 24 4 साल होते हैं। तो बाकी के 4 वर्ष में टोटल कितने हो गए, 48 मंथ्स हो गए। ये सक्षमता 1 वालों की बात है। तो टोटल कितने मंथ्स हो गए, 52 मंथ्स हो गए। इस समझने के 52 मंथ्स हो गए। इसमें 52 जब मंथ्स हुआ उसमें देखिए अगर सक्षमता 2 में है तो 3 महीने आप और जोड़ लीजिए। सक्षमता 2 में अगर है तो जनवरी 1 मार्च को 2 हुआ है तो प्लस 2 और जोड़ लीजिए, इसमें टोटल 54 महीने हो जाएंगे, 54 महीने हो जाएंगे। और अगर आप जोड़ेंगे कि 52 महीने को अगर 18,1800 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,1800, तो 1,87,200 रुपये तो आपका सिर्फ मूलधन हुआ।
1,87,1800 से बोल रहे हैं। देखिए ये चूंकि आपका टोटल कितना है 3600 रुपये, 3600 रुपये, तो 3600 हुआ तो कितना हुआ 1 लाख आपका लगभग 87,200 रुपये। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इतनी रुपया आपकी मूलधन हुई। इसके बाद इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के जो आपका 1,08,000 वगैरह हुआ है। लेकिन अगर आप इन्हीं का जोड़ेंगे तो देखिए 82 में जोड़ेंगे 25 तो 1,07,000 हुआ, और 50 तो लगभग 1 लाख मात्र 57,000 रुपये, जब इनका टोटल मूलधन भी जमा नहीं किया गया है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि मूलधन कितना जमा है और कितना ब्याज आपका बाकी है, कितना डिपार्टमेंट के द्वारा बाकी है और कब जमा होगा? जरा इन सभी बिंदुओं पे बस अंत करेंगे। इसका चूंकि अंत जो है बहुत अच्छा होने वाला है, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम इनको एक शुरू से आपको बताते हैं कैसे करना है, आपको समझना कैसे। देखिए एक्चुअल यहाँ पे करना क्या है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे देख लिए कि टोटल कितने महीने हो रहा है, तो 52 महीने हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे आना है और यहाँ से जोड़ते चले जाना है। देखिए देखिए 1, देखिए 2, 3, जहाँ जहाँ 1800 रुपये दिए बस उसको काउंट करते 1 2 3 4 5 6, देखेंगे 6, देखिए फिर यहाँ पे 7, ये देखिए 191 जो है ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। देखिए तो कितना आया था 7 आया था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आया था, क्लियर 7। फिर देखेंगे 7 हो गया, फिर यहाँ पे आए देखिए फिर 8 9 10 11 12 13, देखिएगा 13 14 15 16 17 18 19 19, देखिए यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 1841 रुपये देखिए INT इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट है 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 हो गया। अब देखिए 23 हो गया। अब आगे आइए, जैसे 23 आएंगे देखिए यहाँ पे ये इंटरेस्ट है 23, यहाँ पे 2 महीने का यहाँ पे है, तो 23 और 25 हो गए यहाँ पे देखिए 25 26 27 28 29 30, देखेंगे यहाँ पे 30 हो गया। देखिए 30, ये देखिए 30 है, यहाँ पे जो है देखिए इंटरेस्ट पेड है, यहाँ पे इंटरेस्ट INT लिखा हुआ है तो ये इंटरेस्ट मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे 31, देखिए यहाँ पे आगे देखिए 31, देखिए 32, अब यहाँ पे देखेंगे 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, टोटल इनके कितने महीने के जमा है 40 मंथ्स का जमा है। यानी टोटल इनका कितना मंथ का बकाया है, तो 12 मंथ्स का बकाया है, यानी 12 मंथ्स महीने का टोटल ये बकाया है। ये अब इस 12 महीने की बकाया राशि को ही जमा करने के लिए जब भी आपकी CPF एक्सपर्ट के द्वारा जब इस चीज़ को प्रक्रिया कराएंगे तो ये होगा क्या कि वो लोग प्रोसेस करेंगे और EPF पर कहीं ना कहीं मेल करेंगे, EPF पे प्रोसेस करेंगे। जब EPF पे दबाव बढ़ता है तो भैया डिपार्टमेंट पे दबाव बढ़ेगा कि आपने पैसा जब वहाँ से काट लिया है तो जमा क्यों नहीं किया है। अब EPF वालों ने क्या लिखा है कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के भविष्य निधि अंशदान जमा कराने में देरी पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ACS को पत्र लिखा है। इसमें शिक्षक या कर्मचारियों की काटी गई भविष्य निधि की राशि को 15 दिनों के भीतर उनके खाते में जमा कराने को कहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर शिक्षकों की EPF के मद में राशि जमा कराने को कहा है। देखिए यहाँ पे सीधे कहा है कि EPF वाले ने जो ने ACS को पत्र लिख करके सीधे बोला है कि 15 दिन के अंदर में आप जो है काटी गई राशि जितनी भी उसको अकाउंट में जमा कराने की सीधे ACS को बोला गया है। इस बाबत जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1 में ने पत्र भी लिखा है, इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है। EPFO के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या शिक्षकों से संबंधित अंशदान उनके भविष्य निधि खाते में समय पर यानी वेतन माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर जमा किए जाएं। शिक्षण संस्थानों में कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के रूप में नामांकित
काफी कर्मचारियों के मामले में भविष्य निधि हस्तांतरण समय पर जमा नहीं हो रहा है। देखिए, जब समय पर जमा नहीं होगा तो दो शिक्षक हैं, एक का समय समय पर जमा हो रहा है और एक ऐसे शिक्षक जिनका समय पर जमा नहीं हो रहा है, तो दोनों के ब्याज, चूंकि एक आदमी का समय से जमा हुआ तो मान लीजिए उनका 5 साल का उस पैसे पे ब्याज मिला, और कोई शिक्षक का अभी अभी जमा किया जा रहा है तो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। देखिए, कर्मचारियों को दे भविष्य निधि पेंशन और बीमा लाभ उनके नियोक्ता द्वारा उनके भविष्य निधि खाते में दे अंशदान समय से जमा होने पर ही निर्भर करता है। इसमें सीधे लिखा है कि जो भविष्य समय पर कितना बेहतर जमा होता है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो राशि है वो कितना ब्याज मिलेगा और कितनी अच्छी उसकी बढ़ोतरी मिलेगी। क्लियर? तो ये जब न्यूज आ गया कहीं ना कहीं ईपीएफ से दबाव बन रहा है, और ईपीएफ से जब दबाव बन रहा है तो अगर कोई जो लोग राशि निकाल चुके वो भी नहीं घबराएंगे, जब डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में जमा करेगी तो फिर से निकाला जाएगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है। और ये चीज जो है विभाग जो है बहुत ईपीएफ जो है विभाग ने, विभाग तो इतना लापरवाह है कि आपके कई कई महीने का डिपार्टमेंट से, अभी मैंने एग्जाम्पल दिखा, 12 महीने का इनका बकाया है। 12 महीने 3600 को 12 महीने से गुना कर लीजिए, 36 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 36,000 रुपये होता है, और 36 दूनी 7200 रुपये और जोड़ लीजिए तो 36 और 7 कितना होता है, 43,200 रुपये अभी इनका मूलधन से बकाया है। अगर वो रहता तो उसका ब्याज जोड़ जोड़ के भी 50-55 हज़ार रुपये हुआ रहता, लेकिन ये चीज़ नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट जो है ना, कुछ प्रेशर बनाया जा रहा है ईपीएफ के द्वारा डिपार्टमेंट पर। एसीएस को पत्र लिखा गया है कि आप जल्दी से जल्दी जमा करें, धैर्य रखें, आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट के द्वारा जमा की गई काटी गई राशि है सब के सब जमा होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज जो है उनके पास तक भी पहुंचनी चाहिए। थैंक यू, जय।